हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हिस्ट्री की क्लास हमने स्टार्ट की है, प्रीलिम्स की। जो बच्चे नए हैं इस चैनल से अभी जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये कौन सी क्लासेस हो रही है, क्या करवा रही हूँ मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ, बता दूँ बच्चों को जो नए जुड़े हैं स्पेशली। हमने आने वाले उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अपनी उत्तराखंड की प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको दिख जाएगा। मेंस का भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेंस का धीरे धीरे कवर अप करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रीलिम्स आने वाला है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो हम प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं इस समय। ठीक है। तो हमने उत्तराखंड की प्रीलिम्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया था आपका। और हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न होता है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं आपको। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप से आते हैं, वो मैंने सारे फैक्ट्स और सारे डेटा अपने खुद के मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए हैं। बाकी जो भी कंटेंट है, मैं इस चैनल के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू आपके साथ आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है। साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, आपके पीवाईक्यू हैं, उसका भी हम डिटेल्ड में एनालिसिस कर रहे हैं। डेली बेसिस पे मैं शॉर्ट तो डाल ही रही हूँ। जो आपके अपर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो पीवाईक्यू हैं, उसके मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ हम उसके अलावा और भी पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं इस सेशंस में, इस क्लासेस में अपनी, जो हम प्रीलिम्स की ये सीरीज लेके आए हैं। तो इसमें हम अच्छे से जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे डिटेल्ड में, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है। तो ये हमने अभी तक की हमने 3 से 4 क्लासेस इसकी हो गई है। 2 क्लासेस मैक्सिमम और लगेगी मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी, फिर आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका बचेगा मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आएगा आपका हम मिडिवल करेंगे, उसके बाद एंशियंट करेंगे। देखो, मैंने एंशियंट से स्टार्ट नहीं किया, मैंने मॉडर्न से स्टार्ट किया, क्योंकि यूजुअली बच्चे बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं एंशियंट से। तो लेकिन मॉडर्न से मैक्सिमम क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है, तो इसलिए मैंने मॉडर्न से स्टार्ट किया था। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होते ही बस 2 लेक्चर और हैं आपके, इसके बाद ये और एक और लेक्चर होगा, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे कम ज्यादा लगेगा तो मैं बीच में आपको भी इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। उसके बाद आपकी हम स्टार्ट करेंगे मिडेवियल हिस्ट्री, और फिर आपकी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें मॉडर्न और मिडेवियल और एंशियंट में मैं जो आर्ट एंड कल्चर की जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू एनालिसिस के, वो मैं ऑलरेडी इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। तो वो हम डिटेल में साइड बाय साइड डिस्कस करते रहेंगे। तो मेरी आपसे बहुत ही यही गुजारिश है कि आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखिए। बहुत अच्छे से मैंने इसमें हर एक चीज को कवर अप किया है, जहां जहां से पीवाईक्यू एमसीक्यू बनते हैंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड, जिस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आ रहे हैं, मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट हेल्प कर रहा होगा, और अगर कर रहा है तो इसे बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे और बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो बच्चों में और आप में और मुझ में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और सिर्फ ये अपर पीसीएस ही नहीं, आपकी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स हो उत्तराखंड का जो 2026-27 में आएगा, या एसीएफ एफआरओ का प्रीलिम्स हो यूकेपीएससी का, या आपका पटवारी का हो, या वीडियो का हो, कोई भी उत्तराखंड के एग्जाम्स हो, प्रीलिम्स हो, उसके लिए ये सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया जो मैं दे रही हूँ आपको, आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता है। आई एम टेलिंग यू दैट। अगर आपने जुडिशियसली, बहुत ही अच्छे से, सच में रिलीजियसली आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, आपने खुद के नोट्स बना लिए चाहे तो, और पीडीएफ्स को बार बार पढ़ लिया, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म में पढ़ लो, या फिर ऑनलाइन वे में पढ़ना है वो पढ़ लो, चाहे खुद के नोट्स बना के पढ़ना है वो पढ़ लो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। और वो एक दिन में नहीं होगा, आपको बार बार वीडियोस देखनी होंगी, आपको बार बार याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो अच्छे से याद होगा। ठीक है। तो बिगिन करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आपका मॉडर्न कर रहे हैं। मॉडर्न क्लास हिस्ट्री की आपकी आई थिंक 5th क्लास होने वाली है। 4 क्लासेस इसकी हो चुकी है। और हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, वो हमने गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉय डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे वॉर्स ड्यूरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखो, आपको क्वेश्चन आता भी है कि कौन सा वॉर कब हुआ था, इस तरीके से एयर पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे ये ट्रीटी किस वॉर के तहत साइन हुई थी, जैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन हुई थी, थर्ड कर्नाटिक वॉर, या सेकंड कर्नाटिक वॉर, या फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, या नन ऑफ दीज। इस तरह से ऑप्शन मिल सकता है आपको। या ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कब साइन हुई थी, या ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई थी।
इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपके जो बाबर के जो बहुत सारे युद्ध हुए थे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, इस टाइप से भी पीवाईक्यू आ रखे, हमने एनालिसिस भी किए थे। तो ये कुछ एरिया है वॉर्स का जो वाकई इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें कई बार देखने को मिलते हैं और रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। तो आज हम वॉर पढ़ेंगे, वॉर ड्यूरिंग दी ब्रिटिश एम्पायर एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस। थोड़ा ये सब डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस। उसके बाद हम करेंगे आपका कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस और ग्रोथ एंड नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से बैठिए, अपनी कॉपी पेन लेके, चाहे तो अपने खुद के नोट्स बनाते चलिए वीडियो के साथ साथ, या फिर इस वीडियो की पीडीएफ आप मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी आप खुद के भी नोट्स बनाए। और आपके पास आप वर्किंग हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है, तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल से और उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप इसको अच्छे से बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। आई होप मेरी ये मेहनत, मेरा ये जो भी प्रयास एंड काम है आपको हेल्पफुल हो रहा होगा, और अगर हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। बिगिन करते हैं आपका वॉर्स ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो पहला है आपका एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक वॉर्स, जो हम डिस्कस करेंगे, एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक वॉर्स। इसमें क्या होगा आपका, पहला वो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है वो कब हुआ था, 1746-48 में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपका 1746-48 में हुआ था, जिसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी और एक्सला चैपले वो साइन हुई थी आपकी। सेकंड कर्नाटिक वॉर जो है वो 1750 से 54 के बीच में चला था और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इसमें साइन हुई थी आपकी। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 से 63 के बीच में हुआ था और ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड कर्नाटिक वॉर में आपकी साइन हुई थी। तो तीन कर्नाटिक वॉर हुए थे, एंग्लो फ्रेंच के बीच में हुए थे, और इसमें ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये तीन मेन ट्रीटी साइन हुई थी इस टाइम पे। तो आपको ये ईयर याद रखने हैं और कौन सी ट्रीटी किस टाइम पे साइन हुई थी ये याद रखना है, जरूरी है। सेकंड पढ़ते हैं एंग्लो माइजोर वॉर। एंग्लो माइजोर वॉर हुआ था आपका, इसमें चार कुल मिला के आपके वॉर हुए थे। फर्स्ट माइजोर वॉर 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास आपकी साइन हुई थी। सेकेंड मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में साइन हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। थर्ड मैसूर वॉर 1790 से 92 के बीच में हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम साइन हुई थी। एंड फोर्थ मैसूर वॉर 1799 में पूरी तरह से मैसूर हार जाता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान यहाँ बटाया हो जाते हैं, ही टायर्ड ओवर हियर। तो ये कुल मिला के चार आपके मैसूर वॉर होते हैं, जिसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, फिर ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम एंड देन फाइनली टीपू सुल्तान डाइड। इसमें ये ट्रीटी साइन होती है आपकी। नेक्स्ट आता है आपका एंग्लो मराठा वॉर। इसमें कुल मिला के तीन वॉर हुए थे आपके एंग्लो मराठा वॉर में। इसमें जो फर्स्ट मराठा वॉर था वो आपका 1776 से लेके 1782 के बीच में हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज बींग साइन। देन सेकेंड मराठा वॉर 1803 से 1806 के बीच में हुआ, जिसमें कंपनी कंक्लूडेड सेपरेट ट्रीटी विद शिंदिया, भोसले एंड होलकर। थर्ड मराठा वॉर 1817 से 1818 के बीच में हुआ था, 1817 से 1818 के बीच में। इसमें मराठा गॉट डिफीट, यहाँ पे थर्ड मराठा वॉर में मराठा हार जाते हैं एंड ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी जीत जाते हैं। तो ये थे हमारे एंग्लो मराठा वॉर। हमने एंग्लो फ्रेंच वॉर देख लिया, मैसूर वॉर देख लिया, अब एंग्लो मराठा वॉर भी देख लिया। इसके बाद आता है एंग्लो बुरमन वॉर। ये तीन वॉर्स हुए थे इसमें भी। जो फर्स्ट बुरमन वॉर हुआ था वो 1824 से 1826 के बीच में हुआ था और इसमें ट्रीटी ऑफ यानडबू आपकी साइन हुई थी। देन आता है सेकेंड बुरमन वॉर 1852 में हुआ था, इसमें ब्रिटिश एनेक्स्ड द रंगून, ये जो आपका म्यांमार वाला रीजन है जो, ठीक है। और थर्ड बुरमान वॉर जो हुआ था 1885 में हुआ था, जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तो थर्ड बुरमान वॉर हुआ था और पूरी तरह से बुर्मा वॉज बीइंग एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसके बाद आता है एंग्लो अफगान वॉर्स। जो फर्स्ट अफगान वॉर था वो 1839 से 42 के बीच में हुआ था। इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वॉज अ फेलियर ओवर दिस। एंड सेकेंड अफगान वॉर जो था वो 1878 से 80 के बीच में हुआ था। अगेन ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेलियर, मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स सबसे जीत रहे थे, किसी से वो नहीं हारे थे, लेकिन अफगान वॉर उनके लिए एक तरीके से सेटबैक साबित हुआ था। यहाँ पे इनकी दाल नहीं गली थी, तो यहाँ पे ये हार गए थे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर
ओके, एंग्लो सिख वॉर में फर्स्ट, इसमें दो ही वॉर हुए थे, जैसे एंग्लो अफगान वॉर में भी दो वॉर हुए थे। एंग्लो सिख वॉर, द फर्स्ट सिख वॉर 1845-46, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, खाना खाना है, एक मिनट। फर्स्ट सिख वॉर 1845 to 46, ट्रीटी ऑफ लाहौर, एंड देन सेकंड सिख वॉर 1848 से 49, पंजाब वाज एनेक्स्ड। तो पहले सिख वॉर में लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, और सेकेंड सिख वॉर में आपका पंजाब वॉज दी एनेक्स्ड। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स थे जो हमने डिस्कस किए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपको कि कौन से वॉर पहले हुए थे, एंग्लो फ्रेंच पहले हुए थे, या एंग्लो मराठा पहले हुए थे, या एंग्लो बुरमन या अफगान पहले हुए थे, या एंग्लो सिख पहले हुए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो ये भी बताना चाहिए ये कौन से वॉर किस तरह से हो, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट्स में तैयारी की हुई है, और उस हिसाब से मैंने सारे वॉर्स को यहाँ पे एयर वाइज डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने कर लिया था जितने भी वॉर्स है हमारे, एंग्लो फ्रेंच वॉर, मैसूर वॉर, मराठा वॉर, एंग्लो बुरमान वॉर एंड एंग्लो अफगान एंड सिख वॉर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं अपना डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो याद रखने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू देखे गए हैं, इसमें कई बार रिपीट हुए हैं यहाँ से। जैसे कैलकाटा मद्रासा वॉज फाउंडेड बाय हुम, बाय वॉरेन हस्टिंग्स इन 1781। ये जो है ये यूपीएससी के आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन फैक्चुअल बेस पे आपको पीसीएस में भी देखने को मिलते हैं। संस्कृत कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम, बाय जॉनथन डंकन इन 1791। फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले इन 1800। तो ये कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किया और उनका ईयर ये कब एस्टैब्लिश हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का आपका चार्टर एक्ट, आपको पता है चार मेन चार्टर एक्ट आए थे जो हर 20 साल बाद आते थे आपके। इसमें जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो पहला ऐसा चार्टर एक्ट था, ये पहला एक्ट था जिसमें सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करने की बात की थी, एंड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज ऑफ एजुकेशन पे खर्च करने की बात करी। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज बाउंड टू कीप अ सम, was bound to keep a sum of not less than rupees 1 lakh for education. ठीक है, Calcutta College was established in 1817. Then General Committee of Public Instructions was established in 1823 to look after the development of education. तो जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन किस चीज से रिलेटेड थी, टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ऐसे भी आ सकता है आपसे क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस कमिटी, तो इट वाज टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। और कब ये आई थी, 1823 में। देन ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता है। उसके बाद लॉर्ड मैकलेज एजुकेशन पॉलिसी आई 1835 में, जिसमें बैथ्यून स्कूल वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय जेईडी बैथ्यून एट कलकत्ता इन 1849। Then an agriculture institute was established at Pusa in Bihar. An engineering institute was established at Roorkee. Okay, these are some of the important initiatives taken by the British government for the development of education in India. Then Woods Dispatch 1854 में आई, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। हंटर कमीशन आई 1882 में, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, हंटर कमीशन। देन पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में स्टैब्लिश हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं बोल भी रही हूँ, साथ में मैं लिख भी रही हूँ जो चीज आपको क्लैरिटी से नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट में बताओ कि मैम या तो मेरी कोई आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है, या कोई कंटेंट आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में आप बताइए जरूर, तो मैं उसके प्रति आपको सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, कर्जन रिफॉर्म्स आते हैं आपके, फिर इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। तो कर्जन क्या क्या लेके आते हैं आपके, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेके आते हैं 1904 में, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसके बाद सैडलर कमीशन आती है। मैं ये सब चीजें ईयर वाइज क्यों बता रही हूँ, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है खाली, मेंस का कुछ भी नहीं है इसमें, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू या एमसीक्यू इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। आपको कमीशन के नाम दे देंगे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसके मेन नाम दे देंगे, उसका एम क्या था वो बोल देंगे, या किस चीज से रिलेटेड था वो, या वो कब फाउंड हुआ था, कब आया था, एयर पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सैडलर कमीशन ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये 1917 1919 में स्टैब्लिश हुई थी। हरतोक कमेटी ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, 1929 में स्टैब्लिश की गई थी। वार्डा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन गांधी जी लेकर आए थे, ये 1937 में आई। सर्जेंट प्लान 1944 में आया, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और राधा कृष्णा कमीशन 1948 में, एंड देन द लास्ट कोठारी कमीशन 1964 में। तो ये कुछ मेजर कमीशन एंड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन के नाम है
जो कि एजुकेशन सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट बदलाव लाने के लिए अहम रोल अदा करते थे और करते अभी तक आए हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस। प्रेस तो अभी डिटेल में अभी हम करेंगे, लेकिन अभी हमने मॉडर्न एजुकेशन पे क्या डेवलपमेंट हुआ वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। चलो आगे अब हम देख लेते हैं थोड़ा से कुछ फैक्ट्स। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। फैक्टर्स आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की राइज के लिए व्हाट आर सम ऑफ द मेन फैक्टर्स। तो पहला तो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, देन इकोनॉमिक कॉजेज, देन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट, देन डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें टेलीग्राफ, रेलवेज आया, एंड देन इमरजेंस ऑफ मॉडर्न प्रेस, देन रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, स्वामी विवेकानंद इसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे राजा राम मोहन रॉय लेके आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो विडो मैरिज एक्ट पास करवाते हैं, ये राजा राम मोहन रॉय अबॉलिशन ऑफ सती, इन्फेंटिसाइड, ये सब चीजें लेके आते हैं। देन राइज ऑफ अर्बन मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्परेरी ग्लोबल मूवमेंट्स, लॉर्ड लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वैसे तो ये क्वेश्चन मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ये आपको प्रीलिम्स में भी मिल सकते हैं कि व्हाट इज नॉट वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ऐसे भी आ जाएगा आपको, या व्हाट आर द फैक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दे देंगे, 3-4 ऑप्शन देने के बाद। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ये सारे मेजर फैक्टर्स थे फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। एक और लाइन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती है कि colonialism colonialism gave birth to its enemy nationalism। जहां जहां कॉलोनियल कंट्री है वहां वहां नेशनलिज्म उभरा है और वो उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड की है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आवर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आपको एयर पूछ लेंगे, कौन सा वेन्यू था, जगह पूछ लेंगे, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे या तो वो पूछ लेंगे, या उस मेन सेशन का आउटकम क्या था, क्या नतीजा निकला, क्या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया उस सेशन में, ये पूछ लेंगे आपसे, या इस डिसीजन को किस सेशन में लिया गया, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिसंबर 1885 का जो पहला सेशन था कांग्रेस का, आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बीइंग फाउंडेड बाय ए ओ ह्यूम अंडर द वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन। और इसमें 1885 में जो पहला सेशन हुआ वो बॉम्बे में हुआ आपका, जिसमें प्रेसिडेंट कौन बने आपके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब जी बने। इसके बाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपके प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इसके बाद इसका जो आउटकम निकला, ये हुई कहाँ थी, पहली बात तो ये इट हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बॉम्बे। 1886 का जो सेशन, सेकंड सेशन था, वो कलकत्ता में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास का जो सेशन हुआ, जो सेशन कांग्रेस का हुआ वो मद्रास में हुआ, साउथ में हुआ। ठीक है, इसमें जो आपके प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इट वॉज द फर्स्ट सेशन टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो ये एक पहला ऐसा सेशन था कांग्रेस का जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वो मुस्लिम थे आपके। 1888 में इलाहाबाद सेशन, यानी कि इलाहाबाद में सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें जॉर्ज यूल आपके प्रेसिडेंट बने। एंड दिस वाज द फर्स्ट सेशन टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन इंग्लिशमैन। एक ब्रिटिश या इंग्लिशमैन के द्वारा प्रिसाइड हुआ कांग्रेस सेशन, ये पहला था जॉर्ज यूल के द्वारा, क्योंकि 1888 इलाहाबाद सेशन था। इसके बाद 1889 में बॉम्बे सेशन अगेन बॉम्बे में हुआ, इसमें प्रेसिडेंट विलियम विडरबर्न हुए। फिर 1890 इसमें कलकत्ता में ये सेशन हुआ और फिरोज शाह मेहता इसमें प्रेसिडेंट बने। इसमें कदम्बिनी गांगुली जी, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, शामिल थी। तो कदम्बिनी गांगुली वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टुक पार्ट इन दिस सेशन। ओके, इसके बाद आता है आपका 1906 में कलकत्ता सेशन अगेन, इसमें दादा भाई नौरोजी आपके प्रेसिडेंट थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सेशन, बिकॉज इसके बाद 1907 में आपका सूरत स्प्लिट होता है, और जो आपका मॉडरेट्स और एक्सट्रीमेट्स है उस पर भी कहीं ना कहीं पे स्प्लिट देखने को मिलता है। कांग्रेस इस 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप के लिए काफी ध्वंस होने लगता है। तो दादा भाई नौरोजी आके यहाँ पे तब गद्दी संभालते हैं, बिकॉज ही वॉज बीइंग रिस्पेक्टेड बाय बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1906 में कलकत्ता सेशन दादा भाई नौरोजी का होता है। 1907 में सूरत सेशन जो होता है आपका, सूरत स्प्लिट भी देखने को मिलता है, कांग्रेस में एक स्प्लिट आ जाता है, तो सूरत स्प्लिट के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो वो राज बिहारी घोष उस वक्त प्रेसिडेंट थे, जो आपका 1907 का सूरत सेशन हुआ था। 1907 का सूरत सेशन, इसमें राज बिहारी घोष वाज द प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट आता है आपके 1917 में। यहाँ पर जो पहली बार एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, वो थी एनी बेसेंट, और ये कलकत्ता का सेशन था। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड शी गेव फर्स्ट फ्लैग टू द कांग्रेस विच वॉज इन ग्रीन एंड रेड कलर। ठीक है। इसके बाद 1919 में अमृतसर में सेशन होता है कांग्रेस का। इसमें मोतीलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। इसमें रेजिग्नेशन ऑफ मॉडरेट्स इस सेशन में रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कांग्रेस के सेशन में रेजिग्नेशन दे दिया था मॉडरेट्स ने, तो वो था 1919 का अमृतसर सेशन में कांग्रेस के, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। 1924 में बेलगांव में सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें एक लौता ऐसा सेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे। मैंने आपको पिछली सीरीज में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी वॉज बीइंग द प्रेसिडेंट, एंड वो एक लौता ऐसा सेशन था। उसके बाद महात्मा गांधी कोई प्रेसिडेंट नहीं बने, ना उससे पहले कोई वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। तो 1924 का बेलगांव सेशन था महात्मा गांधी जी का, जिसमें वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद 1925 में आपका कानपुर में सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें सरोजिनी नायडू बनती है प्रेसिडेंट, और ये पहली इंडियन वुमेन बनती है जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इसके बाद 1928 में कैलकाटा सेशन होता है आपका, इसमें मोतीलाल नेहरू अगेन प्रेसिडेंट बनते हैं। इसमें फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाई जाती है, इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू का अहम रोल होता है। फिर 1929 में लाहौर सेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू आके पिक्चर में आ जाते हैं और वो प्रेसिडेंट बनते हैं लाहौर सेशन में 1929 में कांग्रेस के। इसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन है वो कहाँ, किस नदी के तट पर या वहां आसपास स्टैब्लिश किया गया था या पास किया गया था, तो दैट वाज ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। एंड उस वक्त जो कांग्रेस का सेशन था वो प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, एंड द सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर इन 1929। इसके बाद 1931 में कराची में सेशन होता है, जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनते हैं। इसमें रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पास होता है, जिसको ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो कौन सा सेशन है जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पास हुआ था, तो वो कराची का सेशन था वो 1931 का, जिसमें वल्लभ भाई पटेल आपके प्रेसिडेंट थे। इसके बाद आता है 1937 में फैजपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू उसके दोबारा से के प्रेसिडेंट बनते हैं। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, ये पहला ऐसा सेशन था जो कि एक विलेज में हुआ था। 1937 का कांग्रेस का पहला ऐसा सेशन था जो विलेज में हुआ था, एंड इट डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनने की डिमांड रखी। वेन 1938 में हरिपुरा में सेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। अगेन 1939 में त्रिपुरी में सेशन हुआ, जिसमें दोबारा सुभाष चंद्र बोस जीते फॉर द प्रेसिडेंटशिप। लेकिन उनका एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया था गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी तभी सिद्धरामैया जी को सपोर्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट बने, लेकिन जीत सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, तो इसलिए उन्होंने वहां से सीट से रिजाइन कर दिया था। एंड आफ्टर बोस रेजिग्नेशन राजेंद्र प्रसाद वाज बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ओवर हियर। 1946 में मेरठ में जो सेशन हुआ था, आचार्य जेबी कृपलानी, यानी जब देश आजाद हुआ तब कांग्रेस में जो सेशन जो हुआ 46 के 47 के टाइम पे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, आपके आचार्य जेबी कृपलानी, और ये मेरठ में हुआ था सेशन। 47 में दिल्ली में आपका सेशन हुआ था और राजेंद्र प्रसाद इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट भी वही बनते हैं। उसके बाद से कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप खत्म कर दी जाती है पूरी तरह से। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जब देश आजाद हुआ तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आचार्य जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दी कांग्रेस। ये आ भी चुका है, पीवाईक्यू है, ये एमसीक्यू आ चुका है ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पीसीएस एग्जाम में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस वक्त कांग्रेस अलग अलग जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया अलग अपने सेशंस कंडक्ट करवा रही थी। क्यों करवा रही थी? ताकि वो लोगों को आइडियोलॉजिकली इंटीग्रेट कर सके, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ा सके और देश को एकजुट कर सके, ताकि वो फाइट बैक कर सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये इनका मकसद था अलग अलग जगह पे सेशन करवाने का। उन सेशंस के क्या क्या मेन मेन आउटकम्स थे हमने वो पढ़ लिए। प्रेसिडेंटशिप पढ़ ली, कौन पहली वुमेन बनी, कौन इंडियन वुमेन पहली बनी, महात्मा गांधी जी का पहला सेशन कब हुआ, कौन सा सेशन था, किस एरिया में हुआ। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से कवर अप करेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसमें, लेकिन थोड़े से एमसीक्यू पीवाईक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। ओके, ये रहा। ठीक है, ये आपके 2022 के पीवाईक्यूज हैं। 2022 के, 2017 के, 2015 के, ये सारे पीवाईक्यूज मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगी। इसमें हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, हर एक चीज हम डिटेल में डिस्कवर करेंगे।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 मेन मेंबर्स है और ये सिर्फ 2022 का नहीं, इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था आपको इसका ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मेन 3 लोग थे शामिल, उनमें से कौन एक नहीं है आपको ये बताना है। ये कीवर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अच्छा कैबिनेट मिशन में कौन था, पेंटी लॉरेंस भी था, ये भी था, ये भी था, और अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो गया तो ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो गया तो आपको नॉट पढ़ना है। नॉट नॉट है कि नहीं है, पूरा डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ये ध्यान से पढ़नी है। तो पेंटिक लॉरेंस तो मेंबर थे उसके, ठीक है। अलेक्जेंडर भी थे, स्टैफर्ड किप्स भी थे, जॉन साइमन was not the member of the cabinet mission. तो आंसर will be B. B is the correct answer of this 16th question. Then आता है क्वेश्चन नंबर 17. Who introduced financial decentralization in India? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जो है वो पंचायत के पास भी होनी चाहिए, सिर्फ सेंटर पे नहीं होनी चाहिए। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड मायो। Financial decentralization was introduced by Lord Mayo. In which language the famous work of Raja Ram Mohan Roy Gift to Monotheists was written? देखो मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये डिस्कस किया था, जो न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म वाला जो मैंने कंटेंट शेयर किया था कि ये किसने फाउंड किया, किस भाषा में ये न्यूज़पेपर था, आपको डिस्कस किया मैंने अपने नोट्स पे। और देखो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। पर्शियन भाषा था इसका करेक्ट आंसर। गिफ्ट टू मोनोथिस राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी, लेकिन किस भाषा में लिखी थी, पर्शियन भाषा में। तो करेक्ट आंसर इज पर्शियन ओवर हियर, ठीक है। इस तरह से देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन। अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी ही वीडियो में हमने पढ़ा है। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखी होगी वीडियो। अगर देखा है तो प्लीज कमेंट में मुझे इसका सही आंसर बताइए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने अभी अभी इसी वीडियो में पढ़ाया आपको। तो कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन, लाहौर सेशन, कैलकाटा सेशन, इलाहाबाद सेशन और नन ऑफ द अबव। आई होप मुझे इसका सही आंसर दोगे आप, और मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर देंगे। आई वॉन्ट द आंसर, ओके। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हो, इसमें कौन सा डांस किस स्टेट से निकला हुआ है। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लेंगे स्टेट, ये जो डांस है किस स्टेट का है, या तो आपको 4 डांस इस तरह से दे देंगे, स्टेट दे देंगे, आपको मैच करना है इसमें। तो करिए इसमें मैच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, देख लेते हैं इसमें। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपका कहाँ से निकला है, कथक तो आपका है उत्तर प्रदेश से, कथक है उत्तर प्रदेश से, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आपका कहाँ पे है, आपका कुचिपुड़ी जो है वो है आपका आई थिंक आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम है आपका केरला। यस, तो ये सी ऑप्शन में है ना, ए का आपका 2, हाँ ठीक है। तो भरतनाट्यम आपका जो डांस है वो तमिलनाडु स्टेट का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और मोहिनीअट्टम केरला से। तो इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। द फेमस गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑफ इंडिया। गंगा सागर मेला इनमें से किस स्टेट में होता है, टेल मी द करेक्ट आंसर। ये मैं जो शॉर्ट्स है 2022 का पीवाईक्यू है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के है। मैं क्योंकि आपको एंशियंट पढ़ा रही हूँ तो मैं एंशियंट की पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी आपके साथ, मॉडर्न पढ़ा रही हूँ तो मॉडर्न की पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ इसमें। लेकिन मैं जो शॉर्ट्स डाल रही हूँ अपनी डेली, उसमें मैं पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस दे रही हूँ। मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चन का डेली बेसिस पर डिस्कस कर रही हूँ, और ये मैं कर चुकी हूँ अपने शॉर्ट्स में। अगर आपने शॉर्ट्स देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। द फेमस गंगा सागर मेला वॉज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, टेल मी द आंसर। आंसर इज गुजरात और वेस्ट बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द फीमेल किंग रुद्रमा देवी। इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जो फीमेल किंग रुद्रमा देवी से आपकी रिलेटेड है, द आंसर इज द काकतीय डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट, विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वाज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के टाइम पे कौन सा साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन था जो डेवलप्ड हुआ था, ये आंसर इज यक्षगान। यक्षगान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है। एंड इस वाले का मैं आपको बता ही देती हूँ, चलो अभी ऊपर बताया था, लेकिन अगली बार से मैं चाहूंगी आप मुझे खुद बताओ इसका आंसर। तो कांग्रेस डिक्लेयर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन, हमने अभी ऊपर पढ़ा था लाहौर सेशन ऑफ 1929। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे आपके, कौन थे प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ये लाहौर रेजोल्यूशन जो आपका था इंडिपेंडेंस के लिए पास हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है। हमने ये सब चीजें पढ़ी थी अभी, ओके। इसके बाद हम
और थोड़े बहुत देख लेते हैं एमसीक्यू। ये 2020, 17 या 15 के पीवाईक्यू हैं आपके, ठीक है। जेम्स एंड्रयू रैमसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते थे। तो लॉर्ड डेलहाउसी का रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रैमसे। ओके, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये मैंने पढ़ाया है आपको जब मैंने गवर्नर जनरल वॉइसरॉय की लिस्ट पढ़ाई थी आपको। उसमें बताया था जब 1857 का युद्ध हुआ था, जो गवर्नर जनरल का टैग था वो हटके वाइसरॉय के टैग में आ गया, और जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वही फर्स्ट वाइसरॉय बने। तो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो वो 1857 के युद्ध के दौरान पे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड बाय whom? आपको पता होना चाहिए किसने फाइंड किया ये भी, और आपको ये पता होना चाहिए कब फाइंड हुआ एयर भी। इसमें तो खैर एयर पूछा हुआ है, तो आंसर 1928 है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, ये नॉट वर्ड पढ़ना जरूरी है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट? कौन एसोसिएटेड नहीं है ये बताना है। सूर्य सेन इज द करेक्ट आंसर इन दिस, क्योंकि वो चित्तागोंग आर्मी रेड से रिलेटेड थे, उस इंसिडेंट से एसोसिएटेड थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी एंड योर अशफाक उल्ला खान, he was associated with the Kakuri incident. The Treaty of Sogoli took place in the year 1815. Treaty of Sogoli आपको पता है उत्तराखंड में हुई थी, गोरखाओं के बीच में, और जो हमारे चंद जो हमारे डायनेस्टीज थी उत्तराखंड की उनके बीच में साइन हुई थी 1815 में। चंद या परमार डायनेस्टी? टेल मी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? पोर्चुगीज लेके आए थे ये, तो ये इनमें से कौन से थे ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड? दैट इज डी एल्मीडिया। He was being connected with the Blue Water Policy. Name the French commander who was defeated in the Battle of Vendivash in 1760. French commander का नाम बताना है who was being defeated in the Battle of Vendivash in 1760. That is Count Lally. Count Lally is the correct answer. Last art and culture का क्वेश्चन देख लेते हैं 20th. Bathukamma is the festival of which state? It is the festival of Telangana. Where the goddess come to life in this, and the Telangana का ये मेन फेस्टिवल है। Bathukamma is the festival of तेलंगाना स्टेट्स। तो हमने डिस्कस कर लिए हैं पीवाईक्यू, हमने अच्छे से डिटेल में इसे एनालिसिस कर लिया है। आई होप दिस वीडियो एंड दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू। आप मेहनत करती रहिए, पढ़ती रहिए, और कोई भी चीज, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।